साथियों नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन राज ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। साथियों हम बात कर रहे हैं यहाँ पर राजस्थान की क्लाइमेट, राजस्थान की जलवायु और राजस्थान की जलवायु से क्या क्या प्रश्न कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजस्थान की जलवायु में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। साथियों प्रत्येक टॉपिक में आप ये सुनिश्चित कर लें कि किस प्रकार से टॉपिक को और पढ़ाई करनी है हमें। जैसे मैं हम बात करूँ राजस्थान की क्लाइमेट के अंतर्गत, तो हमें सबसे पहले जानना है कि जलवायु क्या है, नंबर 2 पर जानेंगे कि जलवायु कैसी है, और नंबर 3 पर जलवायु का वर्गीकरण, और नंबर 4 पर जलवायु ऋतुओं का वर्गीकरण। सिर्फ और सिर्फ ये 4 चीज़ें हमें राजस्थान की क्लाइमेट के अंतर्गत पढ़नी है। जैसे हम बात करें कि राजस्थान की सभ्यताएं अगर पढ़ रहे हैं तो राजस्थान की सभ्यताओं में हमें सिर्फ और सिर्फ 6 बिंदु पढ़ने हैं, जो 5 सभ्यताएं दी हुई हैं। सबसे पहला नंबर 1 जिला आता है, नंबर 2 नदियां आती है, नंबर 3 खोजकर्ता, नंबर 4 उत्खननकर्ता, नंबर 5 प्राप्त सामग्री और नंबर 6 उपनाम। इनसे अलावा कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो आप प्रत्येक टॉपिक में ये सुनिश्चित करें सबसे पहले कि वहां से क्या पूछा जाएगा और किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा और कहां से पूछा जाने वाला है। जैसे राजस्थान की क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 तरीके से प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला, क्या है जलवायु, कैसी है, और इसका जलवायु का वर्गीकरण और जलवायु ऋतुओं का वर्गीकरण। और फिर कुछ फैक्ट जो आते हैं सीधे के सीधे परीक्षाओं में, वो प्रश्न हम सीधे से फैक्ट की बात कर लेंगे। तो चलिए सीधे से हम बात करते हैं क्लाइमेट की। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न हुआ जलवायु क्या है, यानी जलवायु कहते किसको हैं। तो सबसे पहले साथियों जलवायु किसको कहते हैं इसको देखिए आप। सबसे पहले जलवायु क्या है, तो ये हमारी पृथ्वी इस प्रकार से, और इस पृथ्वी पर है क्या, वायुमंडल। पृथ्वी पर जो वायुमंडल है और इस वायुमंडल की जो दशाएं हैं, यानी कुछ घटनाएं घटित होती हैं, दशाएं होती हैं, वो 3 प्रकार से होती हैं। वायुमंडल की जो घटनाएं हैं, ये दशाएं हैं, कितने प्रकार से होंगी, 3 प्रकार से होंगी। सबसे पहला 1 नंबर दीर्घकालीन होंगी, नंबर 2 मध्यकालीन होंगी और नंबर 3 अल्पकालीन होंगी। सबसे पहले दीर्घकालीन की अगर बात करें तो वायुमंडल की दशाएं या घटनाएं दीर्घकालीन होती हैं, उनको कहा जाता है जलवायु। वायुमंडल की दशाएं मध्यकालीन होती हैं, उसको कहा जाता है ऋतुएं, और वायुमंडल की दशाएं जो अल्पकालीन समय की होती हैं उनको कहा जाता है मौसम। अब इनको कैसे हम पहचान सकते हैं, तो देखिए जलवायु की अगर बात करें तो दीर्घकालीन है, लंबे समय की है, तो लगभग 30 वर्षों का समूह जो होगा और वहां के वायुमंडल की जो घटनाएं होंगी उसको कहा जाता है जलवायु। चलिए हम बात कर लेते हैं मध्यकाल की। मध्यकाल का मतलब यहां पर हुआ कि 3 व 4 महीनों का जो समूह होगा और उस समय की जो वायुमंडलीय दशाएं होंगी उनको कहा जाएगा साथियों ऋतु कहा जाएगा। नंबर 3 पर अगर हम बात करें कि मौसम हम कह सकते हैं, जैसे कल का मौसम कैसा था, सुबह का मौसम कैसा था, दोपहर का मौसम कैसा था। हम नहीं कह सकते कि दोपहर की जलवायु कैसी थी, क्योंकि ये दीर्घकालीन समय की होती है। तो मौसम के लिए हम कह सकते हैं आधा घंटे पहले, 2 घंटे पहले, 5 घंटे पहले, आधा दिन, 6 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, यहां तक हम कह सकते हैं मौसम। तो अल्पकालीन जो वायुमंडल की दशाएं हैं, कम समय की वायुमंडलीय दशाएं, वो कहलाती हैं मौसम। साथियों शायद आपको 3 चीजें समझ में आई होंगी कि जलवायु क्या है, ऋतु क्या है और मौसम क्या है। जलवायु दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा है, ऋतु अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा है, और मौसम जो है ऋतु मध्यकालीन जलवायु वायुमंडलीय दशा है और मौसम अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, और दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पर देखिए, दूसरा जो हमारा प्रश्न था कि जलवायु कैसी होती है। तो साथियों देखिए जलवायु कैसी होती है, यानी हमारे राजस्थान की जलवायु कैसी है। सीधा का सीधा कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान की जलवायु निम्नलिखित में से है, और आपको ऑप्शन में मिलते हैं उष्ण है, उपोष्ण है, शीतोष्ण है या शीत जलवायु कटिबंध है। इसमें से हमें ऑप्शन देना पड़ता है। तो देखिए कैसी है जलवायु राजस्थान की। सबसे पहले हमारी ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर 3 महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। जैसे कि अक्षांश रेखाओं को हम पढ़ते हैं तो पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध 2 भागों में हमारी पृथ्वी बटी हुई होती है। उत्तरी गोलार्ध की अति महत्वपूर्ण रेखा है कर्क रेखा, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है। ये नाम भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है, उत्तरी गोलार्ध की महत्वपूर्ण रेखा है। इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध की जो महत्वपूर्ण रेखा होगी उसको कहा जाता है मकर रेखा, और इसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जो है मकर रेखा को जाना जाता है। चलिए हम कैसी जलवायु है यहाँ की बात करते हैं। तो ये जो कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, यानी कहने का मतलब ये जो हमारा सूर्य दिखाई दे रहा है, इस सूर्य से जो सीधी किरणें पड़ती हैं,
सबसे उत्तरी गोलार्ध में उत्तरतम अक्षांश कर्क रेखा है जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है दक्षिणतम अक्षांश जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसके बाद में तिरछी पड़ती हैं। तो जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी वहां गर्म स्थान होगा, और गर्म स्थान होगा तो वहां जलवायु कटिबंध पाया जाता है, उष्ण, क्योंकि उष्ण का मतलब ही क्या होता है, गर्म होता है। तो इन दोनों रेखाओं के बीच का संपूर्ण क्षेत्र क्या होगा, उष्ण जलवायु कटिबंध पाया जाता है। अब हम हमारे राजस्थान की स्थिति देख लेते हैं कि हमारा जो राजस्थान है, जैसे कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और हमारा राजस्थान है 23 डिग्री 03 मिनट से शुरू होता है और 30 डिग्री 12 मिनट तक होता है। ये जो हमारा राजस्थान है इसका उत्तरी बिंदु है 30 डिग्री 12 मिनट, और राजस्थान का दक्षिणी बिंदु है 23 डिग्री और 03 मिनट, यानी कर्क रेखा से थोड़ा सा नीचे तक हमारा राजस्थान होता है। संपूर्ण राजस्थान का लगभग 1% भाग है जो कर्क रेखा के दक्षिण में है, और वो कौन से जलवायु कटिबंध आएगा, उष्ण में। जबकि हमारा अधिकांशतः राजस्थान शीतोष्ण या उपोष्ण जलवायु कटिबंध के अंतर्गत आता है। ये प्रश्न साथियों बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, असंख्य बार पूछा जा सकता है कि राजस्थान का अधिकांशतः भाग या अधिकांशतः राजस्थान कौन से जलवायु कटिबंध में स्थित है, तो उपोष्ण या शीतोष्ण। अगर दोनों को अलग अलग दिया जाता है ऑप्शन में, एक ऑप्शन में उपोष्ण और दूसरे ऑप्शन में शीतोष्ण, तो यहां पर इन दोनों में से भी अगर हम मानेंगे तो कौन सी होगी साथियों, उपोष्ण होगी। इसके लिए मैंने एक पिछला वीडियो डाल रखा है, वो आप देख सकते हैं। चलिए, तो हमारे राजस्थान की जलवायु कैसी होगी, उपोष्ण या शीतोष्ण होगी, जो आपको यहां से पता चल चुका है। तीसरे पॉइंट की हम बात करते हैं जलवायु वर्गीकरण। जलवायु वर्गीकरण की बात करें तो साथियों दो प्रकार से हमारे राजस्थान की जलवायु को वर्गीकृत किया गया है। एक सामान्य वर्गीकरण किया गया है और एक व्यक्तिगत वर्गीकरण किया गया है, यानी किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा, और एक सामान्य वर्गीकरण किया गया है। सामान्य वर्गीकरण की हम साथियों बात करें तो इसके लिए आधार माना गया है सिर्फ और सिर्फ वर्षा को आधार माना गया है। वर्षा के आधार पर हमारे राजस्थान की जलवायु का सामान्य वर्गीकरण कितने भागों में कर दिया, 5 भागों में कर दिया है। चलिए हम बात कर लेते हैं। ये तो हो गया सामान्य वर्गीकरण, आधार वर्षा को माना गया, 5 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया है। चलिए बात कर लेते हैं 5 भागों की। सबसे पहला होता है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, यानी एरिड जो जलवायु है, और नंबर 2 अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश यानी सेमी एरिड जलवायु प्रदेश होगा, और उपार्द्र यानी सब ह्यूमिड क्लाइमेट जो होगा, आर्द्र यानी ह्यूमिड क्लाइमेट वाला क्षेत्र होगा, और अति आर्द्र यानी वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट वाला जो क्षेत्र होगा। तो इन 5 भागों में हमारे राजस्थान की जलवायु को बांटा गया है। व्यक्तिगत आधार पर अगर हम बात करें साथियों, प्रश्न अगर सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है तो वर्तमान प्रतियोगी परीक्षाओं में व्यक्तिगत वर्गीकरण से प्रश्न पूछा जाता है, और व्यक्तिगत वर्गीकरण में भी सबसे ज्यादा अगर आज तक परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं तो साथियों कोपेन का जलवायु वर्गीकरण सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। जर्मनी के जलवायु है कोपेन, और इन्होंने हमारे राजस्थान की जलवायु को वर्गीकरण किया है। सबसे पहले तो आप एक बात सुनिश्चित करें कि ये जो व्यक्तिगत वर्गीकरण किया गया है ये कितने भागों में किया गया है, 4 भागों में। ये जो 3 व्यक्ति कर रहे हैं वर्गीकरण व्यक्तिगत, इन तीनों ने कितने भागों में किया है साथियों, 4 भागों में किया है। तो स्पष्ट रूप से आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण व्यक्तिगत रूप से कितने भागों में किया गया है, 4 भागों में किया गया है। चलिए हम तीनों की बात कर लेते हैं व्यक्तिगत। सबसे पहले हम बात करते हैं कोपेन महोदय की। कोपेन महोदय ने आधार किसको माना है साथियों, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कोपेन ने मुख्यतः किसको आधार माना है, तो मुख्यतः आधार माना है किसको, वनस्पति को। लेकिन आधार के रूप में इन्होंने 3 तत्व लिए हैं, सबसे पहले वनस्पति, इसके बाद में वर्षा, और इसके बाद में तापमान। ये देखिए आपको वनस्पति के चित्र दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार से वर्षा के चित्र दिखाई दे रहे हैं, और तापमान को आप अनुभव कर सकते हैं कि तापमान किस प्रकार से होता है। तो ये 3 चीजें जो है आधार मान के इन्होंने राजस्थान की जलवायु को वर्गीकृत किया है। कितने भागों में किया है, 4 भागों में। हम पहले ही लिख चुके हैं, ये तीनों महोदय 4 भागों में वर्गीकृत कर चुके हैं। लेकिन सबसे वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन ये होगा, पूछा भी गया है बहुत बार परीक्षाओं में, कि कोपेन महोदय ने वर्गीकरण करते हुए आधार किसको माना है, वनस्पति, वर्षा और तापमान। लेकिन मुख्य आधार अगर पूछा जाएगा तो साथियों क्या आएगा, वनस्पति को मुख्य आधार माना है, इस प्रकार से। चलिए हम बात करते हैं दूसरा वर्गीकरण। दूसरे वर्गीकरण के अंतर्गत ट्रिवार्था महोदय आते हैं, और ट्रिवार्था महोदय ने आधार माना है सिर्फ और सिर्फ किसको, वर्षा को आधार मानते हुए, और राजस्थान की क्लाइमेट को जो है 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। चलिए हम बात कर ले हैं तीसरा वर्गीकरण जो व्यक्तिगत किया गया है, थार्नथवेट महोदय के द्वारा किया गया है। इन्होंने बेस माना है, और बेस इन्होंने भी जो है
4 तत्वों को माना है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये कोपेन ने जो माने हैं 3, इन तीनों को लेते हुए और थॉर्नथवेट महोदय ने एक और तत्व यानी वाष्पीकरण को यहां पर अधिक ले लिया है। सीधा का सीधा 3 तत्व होंगे, वनस्पति, वर्षा, तापमान। लेकिन अगर थॉर्नथवेट महोदय का एक और तत्व शामिल किया था इन्होंने, तो वाष्पीकरण की दर को किया था। वाष्पीकरण जो होता है उसको यहां पर इन्होंने शामिल करते हुए और आधार मानते हुए राजस्थान की जलवायु को, क्लाइमेट को 4 भागों में डिवाइड किया है। अब यहां से प्रश्न व्यक्तिगत से यह भी बन जाता है साथियों कि जो व्यक्तिगत वर्गीकरण किया गया है राजस्थान की क्लाइमेट का, इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त जो है या सर्वमान्य मत है और वर्गीकरण है वो कौन सा होगा? तो थॉर्नथवेट महोदय का वर्गीकरण सर्वसामान्य जो है माना गया है। अगर हम बात करें इन वर्गीकरण की कि क्या क्या इनमें प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे बात कर लेते हैं जलवायु के वर्गीकरण की, जो हमने 2 भागों में वर्गीकरण पढ़ा था, एक सामान्य और एक व्यक्तिगत। पहले हम बात करते हैं वर्गीकरण के सामान्य वर्गीकरण की। सामान्य वर्गीकरण में अगर हम बात करेंगे साथियों, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सामान्य वर्गीकरण के जो 5 भाग हैं, वर्षा को आधार मानते हुए वर्गीकरण किया गया था। 5 भागों में हम सबसे पहले बात करें तो शुष्क यानी एरिड वाला होगा, अर्धशुष्क यानी सेमी एरिड होगा, और सब ह्यूमिड यानी उपार्द्र होगा, और ह्यूमिड यानी आर्द्र, और वेरी ह्यूमिड यानी अति आर्द्र। हमने भौतिक प्रदेशों में पढ़ा था शुष्क, अर्धशुष्क, उपार्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र, जो 5 जलवायु प्रदेश हैं। सामान्य आधार पर वर्गीकरण है वर्षा के आधार पर, ठीक है। इसमें अगर वर्षा का वितरण हम देखें तो शुष्क में होगा 0 से 20 सेंटीमीटर तक, यहाँ पर सेमी एरिड में होगा 20 से 40, और उपार्द्र में होगा 40 से 60, और आर्द्र में होगा 60 से 80, और अति आर्द्र में होगा 80 से 100 या इससे भी अधिक जो है होता है। अगर हम इसके क्षेत्र देखें कि कौन से भौगोलिक प्रदेश में ये जलवायु प्रदेश है, तो हम देख चुके थे पहले भी। तो देखिए भौतिक प्रदेश में शुष्क और अर्धशुष्क दोनों के दोनों आते हैं किसमें? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में उपार्द्र आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश में, और इसके बाद में आर्द्र आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश में, और अति आर्द्र आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में। तो ये तो एक सामान्य सा वर्गीकरण है, छोटा सा वर्गीकरण है जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके क्षेत्रों की। तो साथियों ये जो 5 सामान्य वर्गीकरण के क्षेत्र हैं, यहाँ से प्रश्न में जिले पूछ लिए जाते हैं कई बार कि कौन से वर्गीकरण में कौन सा जिला है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे पूछेगा कि उपार्द्र जलवायु प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं आता है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए हम इसको क्षेत्र को विभाजित कर लेते हैं राजस्थान के मैप में। तो सबसे पहला ये वाला जो क्षेत्र होगा ये है शुष्क या एरिड वाला क्षेत्र। इसके बाद में ये वाला जो दूसरा क्षेत्र होगा ये है सेमी एरिड यानी अर्धशुष्क वाला क्षेत्र, और इसके बाद में ये है सब ह्यूमिड यानी उपार्द्र जलवायु प्रदेश वाला क्षेत्र। इसके बाद में ये है ह्यूमिड वाला क्षेत्र यानी जो आर्द्र वाला है, और इसके बाद में वेरी ह्यूमिड यानी अति आर्द्र जलवायु प्रदेश वाला क्षेत्र है। हमने इसको इस प्रकार से इंगित किया है, ये जो एरिड है, सेमी एरिड है, सम ह्यूमिड है, ह्यूमिड और वेरी ह्यूमिड है, ठीक है। इस प्रकार से ये वाले क्षेत्र हैं। जिलों को आप आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से जिले आ रहे हैं। देखो यहाँ पर जैसलमेर आ रहा है, बीकानेर आ रहा है, गंगानगर का कुछ भाग आ रहा है, बीकानेर हनुमानगढ़ का कुछ भाग आ रहा है, चूरू का कुछ भाग आ रहा है, और पश्चिमी जोधपुर आ रहा है, उत्तरी बाड़मेर आ रहा है। तो यहाँ एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है यहाँ से एग्जाम में कि पश्चिमी जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, इसमें शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का प्रतिनिधित्व जिला कौन सा है? तो साथियों यहाँ पर प्रतिनिधित्व जो जिला है वो जैसलमेर जिला है। प्रतिनिधित्व का मतलब जो संपूर्ण जिला उस जलवायु प्रदेश में आता है उसको कहते हैं प्रतिनिधित्व जिला। तो इस जलवायु प्रदेश में प्रतिनिधित्व जिला होगा जैसलमेर जिला। इसको प्रश्न को पूछा गया है एग्जाम में। चलिए हम बात करते हैं इसके बाद में। ये तो होता है एक सामान्य सा वर्गीकरण जो इस प्रकार से आप मैप में देखते हुए इन जिलों को आसानी से कर सकते हैं कि कौन कौन से जिले कौन से जलवायु प्रदेश के अंतर्गत सामान्य वर्गीकरण में आते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं व्यक्तिगत वर्गीकरण की। व्यक्तिगत वर्गीकरण पहले ही हम देख चुके हैं, 3 व्यक्तियों ने किया है और स्पष्ट रूप से 4 प्रकार से किया है। मैंने आपको बता दिया है कि 4 प्रकार से 3 व्यक्तियों ने किया है। और तीनों व्यक्तियों के आधार की बात करें कि क्या क्या आधार मानते हुए इन्होंने वर्गीकरण किया है, तो सबसे पहला कोपेन का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। कोपेन ने वनस्पति, वर्षा और तापमान को माना था, लेकिन मुख्यतः किसको माना था? वनस्पति को माना था। हम देख चुके हैं पहले ही। ट्युआर्था ने ओनली वर्षा को आधार माना है, और थॉर्नथवेट ने महोदय ने जो माना है वनस्पति, वर्षा, तापमान और एक वाष्पीकरण को इन्होंने और शामिल कर लिया है। वाष्पीकरण को शामिल करते हुए 4 प्रदेशों में बांटा है। चलिए हम बात कर लेते हैं कोपेन का। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है साथियों, इन्होंने ABCD को कोड करके ABCDE को कोड करके हुए और राजस्थान के वर्गीकरण को 4 भागों में बांटा है। ABCDओ के हिसाब से इन्होंने नाम दिया है। सबसे पहले A, B, C और D इस प्रकार से दिया है। तो देखिए सबसे पहले बात करें तो ए जो नाम ABCD के क्रम से हम ध्यान रखेंगे, सीधा सा ए नाम दिया है A, तो A से आएगा AW वाला क्षेत्र। और साथियों AW
वो डब्लू की खोज में भी एक पिक्चर देखी थी आपने, डब्लू की खोज में घूमते रहते हैं, तो डब्लू की खोज होगी नीचे, खोदे जाएंगे हम नीचे, तो AW वाला क्षेत्र होगा दक्षिणी राजस्थान में, इसके साथ में दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। हम स्थिति की बात करेंगे, क्षेत्र की बात करेंगे, जलवायु की बात करेंगे, वनस्पति की बात करेंगे। एक बार सीधा सा इसका एरिया देख लेते हैं कि कौन सा क्षेत्र है। ABCDE आप याद रखें क्रम, तो पहला आएगा A, तो A से बन जाएगा AW दक्षिणी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, ठीक है। दूसरा आता है B, तो B से बनेगा साथियों BWHW और BSHW, B से दो क्षेत्र बनेंगे कोपेन के, BWHW और BSHW। यहाँ पर जो ये BWHW है, इसमें ये वाला जो W है ये दर्शाता है वर्षा की मात्रा को। ये W का मतलब है कम वर्षा और S का मतलब है अधिक वर्षा। इस प्रकार से आप सीधा सा याद रखें कि कम वर्षा होती है तो एकदम पश्चिम तो राजस्थान में होती है, तो ये वाला W वाला आएगा। अंतर इसमें देख लीजिए सिर्फ यही है, इधर भी HW इधर भी B, इधर भी HW इधर भी B, अंतर सिर्फ W और S का है। तो W का मतलब होता है कम वर्षा और S का मतलब होता है अधिक वर्षा, यानी इससे अधिक वर्षा। तो कम वर्षा हमने W को समझा, तो W जहां पर आएगा तो वो समझ लेना एकदम पश्चिमीतम राजस्थान के अंतर्गत आएगा, और S वाला आएगा उससे अर्ध शुष्क वाला क्षेत्र आएगा। और फिर C से बनता है CWG, ये आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश वाला क्षेत्र आता है, CWG के अंतर्गत ये वाला क्षेत्र आएगा। तो नाम आपने स्पष्ट रटना नहीं है इनको नामों को। देखो कोपेन ने ABCDE को कोड किया है। A से बन जाएगा AW दक्षिणी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, B से बन जाएगा BWHW और BSHW। अब यहाँ पे आपको दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूज BW और S का है, तो WS का मैंने आपको बताया कि W यानी कम वर्षा और S यानी इससे अधिक वर्षा, तो W कम वर्षा पश्चिमी राजस्थान और इसके बाद में ये BSHW वाला आ जाएगा। इनमें से चारों में से हम देखें, पूछा जाता है कई बार कि कोपेन महोदय का कौन सा जलवायु वर्गीकरण क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो जो BSHW है ये कोपेन महोदय के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। इसको आप सीधा सा स्पष्ट रखें। अब यहाँ से प्रश्न और क्या पूछे जाते हैं, इन प्रश्नों को हम देखते हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सारे का सारा कंटेंट हम सम्मिलित करते हुए और यहाँ पे देखेंगे। देखिए सबसे पहले जैसे BSHW की हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जलवायु पूछा है सबसे पहले, तो BSHW में जलवायु का नाम क्या होगा, तो साथियों शुष्क मरुस्थलीय गर्म जलवायु प्रदेश कह सकते हैं। वैसे भी ये वाला शुष्क है, गर्म सबसे ज़्यादा है, मरुस्थलीय है ही, तो शुष्क गर्म मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश एरिड डेजर्ट के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ की वनस्पति की अगर हम बात करें, हम पढ़ते हैं कि सबसे कम वर्षा होती है तो वहाँ पर जीरोफाइट या उसको मरुद्भिद वनस्पति के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर वनस्पति होगी जीरोफाइट। पूछा जाएगा कि जीरोफाइट या मरुद्भिद वनस्पति कोपेन के कौन से जलवायु प्रदेश में होती है, तो आ जाएगा हमारा उत्तर BWHW। सीधा सा देखो, आपको फिक्स फंडा याद करना है। मैंने आपको बताया था चारों जो प्रदेश हैं कोपेन के, इन चारों जलवायु प्रदेशों में चार चीज आपको विशेष याद करनी है। नंबर 1 जलवायु, नंबर 2 वनस्पति, नंबर 3 विस्तार और नंबर 4 एक विशेष क्या है इसके बारे में। और कुछ भी आपको याद नहीं करना है, ये रटना नहीं है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे याद करना, ABCD कोड करके, ठीक है। इसके बाद में प्रत्येक में ये चार चीजें पढ़नी है। जलवायु यानी इस जलवायु को कई बार परीक्षा में, पटवारी में, ग्राम सेवक में ये पूछा गया है, सीधा जलवायु का नाम ही पूछ लिया जाता है कि BWHW को किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों ये इस वाला इधर वाला क्षेत्र है पश्चिम वाला, तो हमें पता है शुष्क है, यहाँ पर शुष्क गर्म मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश एरिड डेजर्ट। ये प्रश्न इसमें नाम भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो सबसे पहले जलवायु का नाम देखेंगे। इसके बाद में यहाँ की वनस्पति, एकदम कम वर्षा यहाँ पर होती है, हालांकि वर्तमान में IGNP से यहाँ पर सिंचित क्षेत्र है, लेकिन वर्षा कम होती है। कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, कुछ घासें पाई जाती है, सेवन घास है, करंट घास है, दामन घास है, मरण घास, ये घास का एक प्रकार है। पर इसमें पूछा जाता है प्रश्न एग्जाम में कि ये किसकी नस्लें हैं, तो घास का एक प्रकार है ये, सेवन धर्मन करंट ये सारी है, ठीक है। तो वनस्पति हो जाएगी जीरोफाइट, यहाँ सबसे कम कटीली झाड़ियाँ, सबसे कम वर्षा कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। विस्तार की अगर बात करें तो इस क्षेत्र में आप, अगर आपको राजस्थान के 33 जिलों की स्थिति पता है तो ये चारों क्षेत्र देखते ही आप आसानी से जिले का निर्धारण कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक जिला आएगा, प्रतिनिधित्व जिला जैसलमेर आएगा इसका। इसके बाद में बीकानेर, जैसलमेर और बीकानेर तो आते हैं संपूर्ण इसके अंतर्गत। इसके बाद में गंगानगर और हनुमानगढ़ और इसके बाद में ये चूरू, इन तीनों जिलों का कुछ क्षेत्र इसके अंतर्गत, आंशिक क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। तो 2 जिले संपूर्ण आएंगे, जैसलमेर बीकानेर, गंगानगर हनुमानगढ़ और चूरू का कुछ बहुत कम क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। फिर हम बात करते हैं विशेष की। जब यहाँ पर वर्षा कम होती है
तो वनस्पति घनत्व तो बहुत कम रहता है यहाँ पर इस क्षेत्र में। वनस्पति घनत्व तो कम रहने का कारण रेनफॉल यानी वर्षा की मात्रा कम होती है। चलिए दूसरे क्षेत्र को इसी प्रकार से हम ले लेते हैं। दूसरा जो क्षेत्र है यहाँ की जलवायु BSHW, मैंने कहा एस का मतलब है इससे ज़्यादा वर्षा होगी, तो इससे ज़्यादा वर्षा होगी तो स्टेपी प्रकार की वनस्पति यहाँ पर पाई जाएगी, स्टेपी तुल्य वनस्पति। तो जलवायु हो जाएगी यहाँ पर स्टेपी तुल्य मरुस्थलीय जलवायु हो जाएगा नाम यहाँ पर, ठीक है। अर्धशुष्क स्टेपी तुल्य कह सकते हैं, जैसे ये वाला शुष्क है तो ये अर्धशुष्क आ जाएगा। वैसे भी हम इस क्षेत्र को जानते हैं, सामान्य वर्गीकरण में हमने देखा है दूसरा अर्धशुष्क आता है, तो अर्धशुष्क स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश इसको कह सकते हैं। देखो नाम भी पूछा जाता है परीक्षा में, तो आप सीधा सा याद रखें, रटे नहीं इनको। यहाँ पर अर्धशुष्क है तो अर्धशुष्क के साथ में वनस्पति स्टेपी, तो अर्धशुष्क स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश। अब सीधा वनस्पति आपको याद हो ही गया, स्टेपी तुल्य है, ठीक है, स्टेपी जलवायु है। विस्तार अगर हम बात करें तो देखो सबसे पहले यहाँ पर दक्षिण में तो लूनी नदी बहती है ना, तो एक तो क्षेत्र आ जाएगा लूनी बेसिन का, जिसको गोडवाड़ प्रदेश भी कहा जाता है। एक आ जाएगा यहाँ पर नागौर का क्षेत्र, ठीक है, लूनी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश, नागौर का क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र और कुछ घग्गर बेसिन का क्षेत्र भी यहाँ पर आने वाला है। जो गंगानगर हनुमानगढ़ का ये क्षेत्र बचा हुआ है वो घग्गर बेसिन का आ जाएगा। सीधा सा आप विस्तार में याद रखें, लूनी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश, नागौर शेखावाटी क्षेत्र और यहाँ पर घग्गर बेसिन का कुछ क्षेत्र यहाँ पर सम्मिलित है। विस्तार के बाद में विशेष में देखिए, कोपेन का जो 4 जलवायु वर्गीकरण है इनमें सबसे बड़ा जलवायु वर्गीकरण यही है, ये इसकी विशेषता होगी BSHW की विशेषता होगी, BSHW, ठीक है। तीसरा आता है CWG। CWG में वही 4 चीज़ें हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है जलवायु, तो जलवायु सी का मतलब इन्होंने दिया है उपोष्ण, ठीक है, सी का मतलब दिया है उपोष्ण, तो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र होगा CWG, जो हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश है, जहाँ पर उपजाऊ मैदान पाए जाते हैं वहाँ पर उपोष्ण पाया जाता है, ठीक है। उप प्लस उष्ण वाला क्षेत्र पाया जाता है। उपोष्ण जो हमारा जलवायु भी उपोष्ण है, ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। वनस्पति यहाँ पर शुष्क मानसूनी या पतझड़ वनस्पति का प्रकार यहाँ पर पाया जाता है। अगर विस्तार में देखें तो देखिए ABCD, JPR और RSTU, ये मैंने कोड करके लिखा है, लेकिन आप यहाँ पे आ जाओ मेरे साथ में। अलवर हो जाएगा, A का मतलब, B का मतलब भरतपुर, C का मतलब करौली, D का मतलब धौलपुर। 4 जिले हो गए ABCD। जो मत्स्य प्रदेश हम पढ़ते हैं एकीकरण का पहला प्रदेश, पहला जो चरण है ABCD, वो वाला क्षेत्र है। जयपुर, इसके साथ में JPR, जयपुर वाला क्षेत्र जयपुर आ जाएगा। इसके बाद में है राजसमंद, सिरोही, यहाँ पर सिरोही आ जाएगा, यहाँ राजसमंद आ जाएगा, और ऐसे एक सवाई माधोपुर और बना दो, ऐसे सिरोही और सवाई माधोपुर 2 बन जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में ये आ जाएगा टोंक और ये आ जाएगा उदयपुर। यहाँ पर टोंक है और यहाँ पर ये उदयपुर वाला क्षेत्र है। इस प्रकार से ये जिले सम्मिलित हैं। अब विशेष देखो कि ये पूरे मैदानी प्रदेश, हमें पता है कि पूरे मैदानी प्रदेश पूरा का पूरा नदियों द्वारा निर्मित है। जब नदियों द्वारा निर्मित है तो मिट्टी कौन सी पाई जाती है? जलोढ़। और ध्यान रखना, अभी सेकंड ग्रेड में पूछा गया था कि जलोढ़ नाम नहीं दिया था, वहाँ पर कांप मृदा दे दिया था कि कांप मृदा राजस्थान के कौन से भाग में पाई जाती है? पूर्वी भाग में। जलोढ़ को अन्य नाम से जाना जाता है, जलोढ़, कांप, कछारी, दोमट, खादर, इन नामों से जाना जाता है। तो ये मिट्टी यहाँ पर है, और ये मिट्टी जो नदियों द्वारा का लाई गई है, जलोढ़ है, तो सबसे उपजाऊ मिट्टी है। और सबसे उपजाऊ मिट्टी होने के कारण साथियों इस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाएगा। चलिए इसमें बात कर लेते हैं। AW दक्षिणी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। जलवायु होगी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, इसी से पहचाना जाना। आर्द्र दक्षिणी राजस्थान वाला क्षेत्र है, तो आर्द्र उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र होगा ये। वनस्पति में अगर बात करें तो सवाना वनस्पति। सवाना का मतलब होता है कि लंबी घास होगी, ऊंची सघन घास होगी, ऊंची और सघन घास। जैसे हम बात करते हैं कि सबसे बड़ी घास कौन सी है, तो बांस को माना जाता है ना, सबसे बड़ी घास बांस। तो बांस सबसे बड़ी घास और सबसे ज़्यादा आर्द्रता का क्षेत्र भी है, तो माउंट आबू सिरोही है, वहाँ पर मोस्टली लंबी बेलों का जो क्षेत्र पाया जाता है, तो सवाना यहाँ पर वनस्पति होगी। इसके बाद में विस्तार देख लीजिएगा। एक तो ये बागड़, बिना बिंदी वाला, ध्यान रखना, बिंदी वाला शेखावाटी होगा, बागड़, बांगड़ ये होगा, बागड़ ये होगा, तो बागड़ क्षेत्र आ जाएगा AW में। इसके बाद में हाड़ौती क्षेत्र, लेकिन याद रखना हाड़ौती क्षेत्र में बूंदी जिला नहीं आएगा, बूंदी जिला उसमें चला जाएगा, ये वाला CWG पूरी जो क्षेत्र है इसमें चला जाएगा। तो हाड़ौती में से बूंदी घटा देंगे, प्लस बागड़ क्षेत्र ये विस्तार पाया जाता है इसमें, ये वाला विस्तार। विशेष में बात करें तो सर्वाधिक वनस्पति घनत्व तो यहीं पर पाया जाता है। अब दूसरा जो जलवायु वर्गीकरण आता है वो ट्रिवार्था आता है। आपको सीधा सा याद करना है, ट्रिवार्था ने क्या किया, कोपेन के वर्गीकरण को टिप लिया। देखो नाम देखो, ट्रिवार्था, टिपने वाला। सीधा सा याद रख लो आप कि ट्रिवार्था ने टिपा है किसका? कोपेन का।
अब कैसे टिपा है इसको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले AW इन्होंने दिया, AW कोपेन ने जहां पर AW रखा है ना, इसने सीधा टिप लिया और ऐसा कैसे AW रख दिया, ठीक है। इसके बाद में देखो ए के बाद में B पे हम पहुंचे थे, यहां पर B आ गया, इन्होंने भी ऐसे कैसे B दे दिया, सिर्फ लास्ट वाले W को हटा दिया, नहीं तो BWH और BSH, सीधा सा कोई अंतर इन्होंने नहीं किया है, छोटा सा अंतर इसमें किया है, CWG इन्होंने दे दिया CAW, लेकिन कोई खास अंतर नहीं है। ये सारी विशेषताएं कोपेन की ऐसे कैसे ट्वार्थे में आएंगी, जब क्षेत्रीय इन्होंने वो का वो दिया है तो पूरी विशेषता ऐसे कैसे आ जाएंगी, कोई 1% अंतर नहीं है। सीधा सा इन्होंने टिवार्था ने क्या किया है, टिप लिया है, यहाँ से कोपेन का टिप लिया है, तो बहुत सीधा सा है। आधार इन्होंने वर्षा को माना है। चलिए हम बात कर लेते हैं थानथ्वेट की। थानथ्वेट महोदय ने 4 वर्गीकरण दिए हैं, 4 भाग जो इन्होंने दिया है C, D और E को मानते हुए दिया है। A को नहीं माना, A B को नहीं माना इन्होंने, A, C, D और E जो वर्णमाला के अंग्रेजी के अक्षर हैं बड़े, उनको माना है। तो सबसे पहले C को लिया है ना, जैसे हमने सबसे पहले A को लिया था तो A, यहाँ सबसे पहले इन्होंने C को लिया तो CAW दक्षिणी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। फिर C के बाद में आता है D, तो DAW और DBW, देखो क्रम है ना, DAW और DBW, CAW, DAW और DBW और EAD, ये वाला क्षेत्र होगा EAD। अब इसमें जिलों का निर्धारण आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं क्योंकि इन दोनों से थोड़ा अलग है। जो CAW और CAW है इसमें तो यही वाला क्षेत्र आएंगे जो AW वाले हैं, कोई समान अंतर नहीं होगा, कोपेन का सेम ही आएगा, नाम अलग होगा बस। फिर इसके बाद में DAW यानी थानथ्वेट का जो 4 जलवायु प्रदेश हैं उसमें सबसे बड़ा होगा तो DAW वाला होगा इन चारों में से, ठीक है। इसमें सारे के सारे जिले आ जाएंगे, इनको छोड़ दो और ये जिले मैं आपको बता देता हूँ, शेष सभी जिले इस बड़े वाले में आ जाएंगे। इसमें तो बागड़ आ गया, बागड़ के साथ में हाड़ौती बूंदी को छोड़ के यहाँ पे देखो जैसलमेर जिला हो गया, बाड़मेर जिला हो गया, जोधपुर जिला हो गया और बीकानेर जिला हो गया। प्रतिनिधित्व जिला जैसलमेर बीकानेर का कुछ भाग, जोधपुर का कुछ भाग और बाड़मेर का कुछ भाग, और यहाँ पर ये चारों जिले आ जाते हैं उत्तरी राजस्थान के। अब बीकानेर हो जाएगा, गंगानगर हो जाएगा, हनुमानगढ़ हो जाएगा, चूरू हो जाएगा। साथियों इन जिलों को छोड़ दो, शेष सभी जिले DAW के अंतर्गत जो सबसे बड़ा प्रदेश है कोपेन का, ये थानथ्वेट का, उसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो जिलों की स्थिति आपको क्लियर हो गई, क्योंकि जिले अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई से भी वर्गीकरण के जिले आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब हम कोपेन का वर्गीकरण को शुरुआत से थोड़ा सा, सबसे पहले इन्होंने जो है 1818 में शुरू किया था, वर्गीकरण को प्रारंभ कर दिया था। फिर 1918 में शुरू किया, 1931 में इन्होंने वर्गीकरण हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया था। फिर 1936 में इन्होंने H कारक और जोड़ दिया, ABCDE को करते हुए H कारक यानी ऊंचाई को और यानी उच्चावच या ऊंचाई जो H से माना गया था, H को 1936 में जोड़ा था। फिर 1953 में इन्होंने एक पुनः संशोधित करते हुए वर्गीकरण दिया। इस प्रकार से कोपेन का वर्गीकरण और सामान्य वर्गीकरण है।